नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव एडिसेट लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, बताना चाहेंगे कि हमारी विशेष श्रृंखला अनुवाद के अंतर्गत आज हम बात करेंगे तत्काल भाषांतरण के बारे में। और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पीसी टंडन। डॉक्टर पीसी टंडन दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं और नित्य प्रति इनकी यही कोशिश रहती है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करें और साथ ही अनुवाद इस क्षेत्र के लिए छात्र छात्राओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें, जिससे कि वो भी अपने लिए एक बेहतरीन विकल्प ढूंढ पाएं अनुवाद इस क्षेत्र में। तो आइए तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर पीसी टंडन का और तत्काल भाषांतरण इस विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं इनके माध्यम से। तो डॉक्टर पीसी टंडन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, अनुवाद श्रृंखला के अंतर्गत आज हमारा विषय रहेगा तत्काल भाषांतरण। तत्काल भाषांतरण, जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट हो रहा है कि इस प्रकार का अनुवाद जो हाथ के हाथ किया जाता है, यानी अविलंब किया जाता है, और यह अनुवाद सामान्यतः मौखिक होता है। इसीलिए इसको आशु अनुवाद भी कहा जाता है। जैसे आशु कवि होते हैं जो विषय दिया गया और तत्काल विषय पर वो त्वरित कविता तैयार कर देते हैं, इसी तरह से आशु अनुवादक या तत्काल भाषांतरकार भी होते हैं। इसको इस तरह के कार्य को करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें इंटरप्रेटर भी कहते हैं, तत्काल भाषांतर करता। ये इंटरप्रेटर बहुत सहज रूप में हम इनको जो संसदीय कार्यवाहियाँ होती हैं वहाँ तो देख ही सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त इनकी भूमिका और भी बहुत सारे स्थलों पर रहती है। जैसे अगर कोई विदेशी प्रतिनिधिमंडल हमारे देश में आ रहा है या हमारे देश से कोई प्रतिनिधिमंडल दूसरे देशों में जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि कोई भी व्यक्ति अनेक भाषाएं नहीं जानता, तो ऐसे में वक्ता और श्रोता के बीच में जो सेतु का काम है, पुल का काम है, वह इंटरप्रेटर करता है। और इसके भी आयाम बहुत सारे हैं, क्षेत्र बहुत सारे हैं। तो न केवल संसद में, हमारे जो दोनों सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, उनमें इंटरप्रेटर्स बाकायदा विधिवत उनकी नियुक्ति होती है और वो बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्य का निर्वाह या निष्पादन करते हैं। ऐसे ही एम्बेसियों में इस तरह के जो त्वरित अनुवाद करने वाले लोग हैं, जिनको तत्काल भाषांतर कर्ता कहा जाता है, इंटरप्रेटर कहा जाता है, उनकी आवश्यकता वहाँ भी पड़ती है। बहुत सारे कल्चरल सेंटर्स पर भी उनकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हर देश का एक सांस्कृतिक केंद्र होता है और एक से अधिक भी होते हैं। हमारे भी, भारत के भी सांस्कृतिक केंद्र विदेशों में, अनेक देशों में अवस्थित हैं, स्थापित हैं। तो वहाँ की भाषा में और हमारी भाषा में एक सेतु बनाने का, एक पुल बनाने का काम यह इंटरप्रेटर करता है। इसी तरह पर्यटन के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में भी इनकी आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में भी ऐसी आवश्यकताएं पड़ती हैं, लेकिन अधिकांशतः इनकी ज़रूरत जो औपचारिक रूप से अगर हम देखें तो एम्बेसियों में, राजदूतावासों में, सांस्कृतिक केंद्रों में, संसदीय व्यवस्था में और विधानसभाओं में, वहाँ पर विशेष रूप से इनकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन टूरिज्म में भी तत्काल भाषांतरकार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि देश विदेश के पर्यटक जब आते जाते हैं तो उन्हें एक ऐसी भाषा में उन ऐसे स्थलों का, ऐसे सांस्कृतिक धरोहरों का
ऐसे ऐतिहासिक स्थलों का, स्मारकों का परिचय कराना, उनके बारे में एक ऐतिहासिक जानकारी देना और उनके सांस्कृतिक महत्व आदि को व्याख्यायित करना, ये सब काम भी तत्काल भाषांतरकर्ता वहाँ करते हैं। तो मित्रों, ये जो विषय है ये एक अनुवाद का एक शाखा है उसकी, ऐसा मान सकते हैं, अनुवाद की, और स्वतंत्र रूप से भी इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसका शिक्षण प्रशिक्षण भी अनुवाद से थोड़ा भिन्न होता है। अनुवाद मौखिक न होकर लिखित होता है, लेकिन तत्काल भाषांतरण लिखित न होकर सामान्यतः मौखिक होता है। तत्काल भाषांतरकर्ता को लिखने का, सोचने का, कोश आदि से मदद लेने का, कंप्यूटर से या इंटरनेट से मदद लेने का अवसर ही नहीं होता, समय ही नहीं होता। इसलिए तत्काल भाषांतर करने वाले विशेषज्ञ की अपनी कुछ अलग तरह की विशेषताएं होती हैं, अलग तरह का व्यक्तित्व भी होता है। वह भाषा के विद्वान के रूप में, ज्ञाता के रूप में तो जाना ही जाता है, क्योंकि उसकी जो शब्द संपदा है वह बहुत व्यापक और विस्तृत और बृहत होती है, क्योंकि उन्हीं के भीतर से वो जो शब्द संपदा मनोमस्तिष्क में स्थापित होती है, उसे त्वरित अनुवाद करते हुए उसी शब्दावली का, सटीक और सार्थक शब्दावली का चयन अपने मनोमस्तिष्क से करना होता है और बिल्कुल यंत्रवत वह उसका अनुवाद करता चलता है। तो जो जानकारी है, जो ज्ञान है, जो अध्ययनशीलता है और जो समकालीन स्थितियों की या जिन विषयों पर वक्ता बोल रहा है उस विषय की जानकारी, उस विषय का विधिवत अध्ययन, ये उसे ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सोचने का समय नहीं होता, सहायक सामग्री को देखने का समय नहीं होता, शब्दावली आदि को ढूंढने का समय भी नहीं होता और बहुत सारी चीज़ों को कंठस्थ करना होता है, स्मरण करके अपने स्मृति कोश में उन्हें संजो कर रखना होता है और फिर श्रवण शक्ति के साथ साथ स्मरण शक्ति दोनों का एक अद्भुत संयम बनाना होता है। तो ये जो तत्काल भाषांतरण है बहुत महत्वपूर्ण काम भी है, गरिमा का काम भी है, क्योंकि राजनेताओं के साथ, क्योंकि बड़े बड़े मंत्रियों पदाधिकारियों के साथ और जो प्रतिनिधि मंडल हैं देश विदेश के, जो तमाम तरह की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को, मुद्दों को समय समय पर चर्चा परिचर्चा के लिए उठाते रहे हैं, आते जाते रहे हैं, उन सब के साथ इंटरप्रेटर्स होते हैं और कई कई भाषाओं के तत्काल भाषांतरकर्ता ऐसे प्रतिनिधि मंडल के साथ रहते हैं, क्योंकि मंत्री को या प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को अगर कुछ बोलना है तो स्वाभाविक है कि उन्हें अपनी भाषा या अपनी भाषाएं तो आती होंगी, लेकिन दूसरे देशों की भाषाएं वो नहीं जानते होंगे। इसलिए उन भाषाओं में अंतरण करने वाले व्यक्ति जो मल्टीलिंगुअल होते हैं, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान उन्हें होता है और उनके माध्यम से फिर वो संचरण का काम, आदान प्रदान का काम, बीच में रहकर श्रोता और वक्ता के बीच में रहकर एक ब्रिज का, एक सेतु का काम वो करते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हम करेंगे, क्योंकि अनुवाद लिखने से होता है। हम मूल सामग्री को, स्रोत भाषा की सामग्री को सामने रखते हैं और लक्ष्य भाषा में फिर उसे पढ़कर, समझकर, आत्मसात करके, बोधगम्य करके, कोशों से, डिक्शनरी से, ग्लॉसरी से मदद लेके हम उनका अनुवाद लिखते चलते हैं। उसमें उस अनुदित कार्य की संपादन की संभावना भी रहती है, हम उसे ठीक भी कर सकते हैं, उसकी गलतियों का निवारण भी कर सकते हैं,
और पुनरीक्षण भी कर सकते हैं, मूल्यांकन भी कर सकते हैं। वो सारी प्रक्रियाएं उसमें रहती हैं, समय भी रहता है और अवसर भी रहते हैं। लेकिन तत्काल भाषांतरण जो है वह मौखिक होता है, बोलकर किया जाता है। इसीलिए इसे आशु अनुवाद का पर्याय भी माना जाता है। यह तत्काल भाषांतरकार किसी एक भाषा में कहे गए किसी एक व्यक्ति, विशेषज्ञ, प्रतिनिधि या राजनेता आदि के वक्तव्य को साथ साथ सुनता चलता है। तो ये जो सुनने और ग्रहण करने की प्रक्रिया है, यह बड़ी गहन प्रक्रिया होती है। एकाग्रचित्त होकर उस वक्तव्य को आत्मसात करने की प्रक्रिया होती है और फिर वह अपने श्रोताओं को, जो वहाँ उपस्थित होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कि वो किस स्तर के, किस तरह के श्रोता हैं, किस तरह की भाषा में वह इस वक्तव्य को, इस कथ्य को प्राप्त करना चाहते हैं, इसका अनुमान लगा के वह तत्काल भाषांतरकर्ता उस वक्तव्य या भाषण का साथ साथ हाथ के हाथ अनुवाद करता चलता है। यह मौखिक अनुवाद होता है। इसके लिए लिखने की कोई गुंजाइश, कोई संभावना नहीं होती। इसलिए अनुवाद यदि लिखित विधा है तो भाषांतरण मौखिक विधा है, उसे वाणी के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। भाषांतरण का भी अपना एक सुदीर्घ इतिहास है, जैसे अनुवाद का एक सुदीर्घ इतिहास है। अनुवाद के विषय में तो हम कहते हैं कि यह बहुभाषा भाषी देशों में जन्मजात एक भाषिक उपलब्धि है मनुष्य के लिए, क्योंकि वह जो कुछ सोचता है वह सब कुछ यथावत 100% व्यक्त नहीं कर पाता, न मौखिक रूप से न लिखित रूप से। वह सोचने समझने की एक भाषा स्रोत भाषा है और उसे व्यक्त करने की, एडिट करके, अपेक्षा अनुसार काट छांट करके, घटा बढ़ाकर, समय और स्थिति के हिसाब से वह उसको जब प्रस्तुत करता है, व्यक्त करता है, तो वह उसकी लक्ष्य भाषा होती है। और वैसे भी हम जानते हैं कि ये बात बार बार दोहराई जाती है, कही जाती है कि हमें सोच समझकर बोलना चाहिए, पहले तोलो फिर बोलो। तो ये तोलने की, सोचने की एक भाषा है और फिर उसे मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करने की एक दूसरी भाषा है। तो स्वाभाविक है कि हम यह काम तो जन्म से ही करते हैं। बाल्यकाल के तत्काल बाद हम सोचने समझने की इस प्रक्रिया से जुड़ जाते हैं और जो कुछ हमें लिखना या बोलना होता है उस पर हम बहुत कुछ अपने मनोमस्तिष्क में रखते हैं, लेकिन ज़रूरत के आधार पर, समय के आधार पर फिर हम उसमें काट छांट करते हैं और उसे कम या ज़्यादा भी करते हैं। तो यह जो भाषांतरकार है, यह जब से सृष्टि शुरू हुई है तब से इसकी भूमिका जरूर रही होगी, क्योंकि दो भाषाओं के वक्ता जब आमने सामने होते होंगे और दोनों एक दूसरे के भाषिक ज्ञान से अनभिज्ञ होंगे, परिचित नहीं होंगे, तो दोनों में संवाद कैसे बना होगा। इसलिए या तो दोनों के बीच में कोई एक कॉमन लैंग्वेज हो, कोई एक सी भाषा जो दोनों जानते हो, जिसको हम सामान्यतः लिंक लैंग्वेज कह सकते हैं, संपर्क भाषा। तो एक तमिल भाषी, एक बांग्ला भाषी, दोनों में परस्पर संवाद कैसे हो, क्योंकि दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं जानते, इसलिए एक तीसरी भाषा बीच में आ जाती है, लिंक लैंग्वेज। वो हिंदी भी हो सकती है, अंग्रेजी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। लेकिन जहाँ इसकी गुंजाइश और समय नहीं होता, वहाँ पर फिर अंग्रेजी में कही गई बात को हाथ के हाथ श्रोता की अपेक्षा अनुसार हिंदी में या मराठी में या गुजराती में, जिस किसी में भी, इसी तरह विदेशी भाषाओं में
विदेशी भाषा से भारतीय भाषाओं में, भारतीय भाषाओं से विदेशी भाषाओं में अनुवाद का यह सिलसिला जो मौखिक होता है, त्वरित होता है, तत्काल होता है, वह चलता है। यह अनेक देशों के नागरिकों का, विषय विशेषज्ञों का, वैज्ञानिकों का, शिक्षाविदों का, राजनेताओं का, विचारकों और चिंतकों का ये जो आवागमन होता है, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। बहुत पहले से हम इसको देख सकते हैं, इसका भी एक इतिहास है। और इसी प्रक्रिया से जुड़ी हुई प्रक्रिया तत्काल भाषांतरण की भी रही होगी, ऐसा हमारा अनुमान है, क्योंकि इसके बिना काम चल नहीं सकता था। इस तरह के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको दुभाषिया भी कहते। दो भाषाओं में अंतरण का काम त्वरित गति से तत्काल करने वाले ऐसे लोग आशु अनुवादक या दुभाषीय कहलाते हैं। 20वीं सदी के लगभग दूसरे शतक के अंत में या तीसरे शतक के प्रारंभ में इस तरह का अनुमान है कि जब सम्मेलन हुए थे, विशेष रूप से उल्लेख मिलता है कि पेरिस में जब शांति सम्मेलन हुआ था, तो भाषांतरकार समूह, भाषांतरकार मंडल, उनकी उपस्थिति इस शांति सम्मेलन में विश्व के सामने आई थी, क्योंकि तब इस तरह के इंटरप्रेटर्स को भी उसमें शामिल किया गया था, ताकि वैश्विक जिस समस्या पर चर्चा परिचर्चा हो रही है उनकी भूमिका भी उसमें महत्वपूर्ण हो सके। यह जो भाषांतरण है, तत्काल भाषांतरण, यह एक कला है, यह एक तकनीक भी है, लेकिन उस टेक्निक में या तकनीक में इस कला का संपुट भी लगा हुआ है। और इसके कई उदाहरण हमें मिलते हैं, क्योंकि इस तरह का जब किसी पर मुकदमा चलाया जाता है, जब किसी मुद्दे को अदालत में विमर्श किया जाता है, तो सामान्यतः जो वकील होता है और जो जज होता है उनके बीच में तो वार्तालाप सहज होती है, लेकिन जो अभियुक्त होता है उसके लिए ये कठिनाई होती है। तो तत्काल भाषांतर करने वाला व्यक्ति वहाँ भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और वह इस कला के माध्यम से हाथ के हाथ वकील के कहे गए वाक्यों का या जज द्वारा कही गई टिप्पणियों का अनुवाद करता चलता है। तो इस मौखिक अनुवाद को हम इंटरप्रिटेशन के रूप में जानते हैं और अनुवाद को हम ट्रांसलेशन के रूप में जानते हैं। तो दो समान धर्मा विधाएं हैं, इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन, लेकिन दोनों में अंतर विधागत यह है कि इंटरप्रिटेशन मौखिक है और अनुवाद लिखित है। ये दो अलग अलग तरह की क्रियाएं भी हैं और दोनों का सामान्यतः उद्देश्य भी अलग अलग है, लक्ष्य भी अलग अलग है। अनुवादक कुछ और लक्ष्य लेकर अनुवाद करता है और भाषांतरकार, तत्काल भाषांतरकार कुछ अन्य प्रकार के लक्ष्य सामने रखकर चलता है। हालांकि दोनों का कार्य एक ही सा होता है, क्योंकि अंतरण करना होता है और दोनों के लिए बहुत सारे गुणों की समानता भी है। जैसे अनुवादक के गुण क्या है और तत्काल भाषांतरकार के गुण क्या हैं, जब इनकी बात करते हैं तो दोनों के कुछ गुण समान भी हैं, लेकिन तत्काल भाषांतरकर्ता के लिए कुछ विशिष्ट गुणों की अपेक्षा भी होती है, उसके बिना वह अपने कार्य का विधिवत निष्पादन नहीं कर पाता। इन दोनों के कार्य भूमि, कार्य क्षेत्र की बात अगर हम करें, इन दोनों के साधन आदि और उपकरणों आदि की बात यदि हम करें तो उनमें काफ़ी अंतर है, क्योंकि तत्काल भाषांतरकर्ता को जिस तरह के हेडफोन, माइक्रोफोन और वो इंस्ट्रूमेंट, वो उपकरण, वो साधन चाहिए जो उस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए और सभागार में या संसद में बैठे हुए तमाम तरह के प्रतिनिधियों, श्रोताओं के लिए वो सहायक होंगे,
उनकी ज़रूरत इंटरप्रेटर को पड़ती है। लेकिन अनुवादक को सामान्यतः इन सब की ज़रूरत, इस तरह के मशीनी उपकरणों की ज़रूरत नहीं होती। उसे तो अधिक से अधिक कंप्यूटर पर इंटरनेट वगैरह या डिक्शनरी, ग्लॉसरी आदि को देखने की सुविधा मिल जाए और बाकी जो मुद्रित माध्यम है डिक्शनरी, ग्लॉसरी के, वो मिल जाए। तो दोनों में टूल्स की दृष्टि से, साधनों की दृष्टि से अंतर दिखाई देता है। तत्काल भाषांतरकार की एक विशेषता यह होती है कि वह वक्ता के वक्तव्य को जैसे जैसे सुनता है वैसे वैसे वह उसका अनुवाद या तो वाक्यों के हिसाब से या अनुच्छेदों के हिसाब से करता है। मान लीजिए वक्ता ने 2 वाक्य बोले तो वह विराम लेता है। अब तत्काल भाषांतरकर्ता का अवसर होता है, समय होता है, वह उसका हाथ के हाथ अनुवाद कर देता है। कभी कभी एक पूरा अनुच्छेद, एक पूरा पैसेज वक्ता बोलता है और इंटरप्रेटर उसको सुनता है, ग्रहण करता है, आत्मसात करता है अपनी मेमोरी में, अपने स्मरण शक्ति के आधार पर। फिर उनको उसी क्रम से, उसी गरिमा के साथ, उसी तथ्यात्मकता के साथ प्रस्तुत करता है। इसलिए यह जो तत्काल भाषांतरण है, यह अनुवाद से थोड़ा विशिष्ट प्रकार का विषय है, विधा है। तत्काल भाषांतरण कई प्रकार का होता है। जैसे अगर हम ये जो कई प्रकार हैं इन पर चर्चा करें तो जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि 2 व्यक्तियों के बीच की वार्ता को एक दूसरे तक भिन्न भिन्न भाषाएं होने के कारण इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है कि वह इन दोनों के बीच में, दोनों के कथ्य को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज को इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है कि इन 2 व्यक्तियों के बीच में एक दुभाषिया खड़ा होता है और वह वक्ता की बात को श्रोता तक, और फिर श्रोता जब वक्ता बनता है तो उसकी बात को पहले वक्ता तक पहुंचाता है। यह जो सहजता है, बोधगम्यता है, संप्रेषणीयता है, इन सारी चीज़ों को वह इंटरप्रेटर अच्छी तरह जान लेता है, समझ लेता है। इसलिए दुभाषिया कहलाने के मूल में एक तर्क यह भी है कि वो 2 भाषाओं का ज्ञाता होता है और उनमें अंतरण करने का काम करता चलता है। सम्मेलनों में भी भाषांतरण होता है। मान लो संगोष्ठियाँ हो रही हैं या सार्क सम्मेलन हो रहा है या संयुक्त राष्ट्र सभा की कोई बैठक हो रही है या हमारे यहाँ जैसे बहुत सारी पार्टियों का सर्वदलीय बैठक हो रही है और उन दलों में अलग अलग भाषाओं के प्रतिनिधि होते हैं, उनकी मीटिंग हो रही है। तो ऐसे अवसरों पर भी भाषांतरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। वो उन सम्मेलनों में शामिल प्रतिनिधियों, राजनेताओं, चिंतकों, विचारकों आदि के बीच में बैठकर उनके भाषणों को, उनके व्याख्यानों को, उनके शोध पत्रों आदि को सुनता है और फिर उनका त्वरित गति से हाथ के हाथ तथ्यात्मक प्रामाणिक अनुवाद करता चलता है। यह एक भाषांतरण का दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार है और इसकी ज़रूरत देश में, विदेश में प्रचुर मात्रा में हम देख सकते हैं पड़ती है और उसके बिना हमारा काम चलता नहीं है। भाषांतरण करने वाले विशेषज्ञ को यह ध्यान रखना होता है कि भाषांतरण करते समय इस तरह की गोष्ठियों में, सम्मेलनों में जो अंतरण होगा, जो त्वरित अनुवाद होगा, वो सामान्यतः क्रमिक होगा, क्रमशः चलेगा। जिस क्रम से वक्ता ने अपनी बात कही है उसी क्रम से, क्योंकि तारतम्यता नहीं होगी, आंतरिक अनविति नहीं होगी, तो विषय के साथ न्याय नहीं हो पाएगा। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा उपस्थित रहना चाहिए तत्काल भाषांतरकार को, मनोमस्तिष्क से जागरूक रहना चाहिए
और सतर्क रहना चाहिए। अभी उनकी चर्चा आगे करेंगे। तो ये क्रमिक भाषांतरण जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ वक्ताओं की महत्वपूर्ण बातों को बोलते समय तत्काल भाषांतरण करने वाला व्यक्ति कभी कभी पॉइंट्स के रूप में नोट कर लेता है, लेकिन जब वो बोलता है तो उन पॉइंट्स को वो केवल एक तरह से जागरूक होने के लिए, स्मरण करने के लिए उसका इस्तेमाल करता है। इसी तरह से तत्काल भाषांतरण बहुत धीमी आवाज़ में भी होता है। धीमी आवाज़ में जैसे कुछ बातें वक्ता और तत्काल भाषांतरण के बीच में, भाषांतरणकर्ता के बीच में होती हैं, तो बहुत गॉसिप के रूप में कान में होती हैं, फिर वो उनको इंटरप्रेट करता चलता है। इस तरह का भी स्वरूप मिलता है। और कभी कभी लिखित वक्तव्य तत्काल भाषांतरणकर्ता के पास पहले आ जाता है। वो लिखित वक्तव्य को सामने रखकर और उसका अंतरण हाथ के हाथ करता चलता है। उस पर हो सकता है कि वो पहले से भी थोड़ी सी परिश्रम, थोड़ी मेहनत कर ले। और इसी तरह फिर तत्काल भाषांतरण एक अगला चरण होता है। तो ये जो वास्तव में महत्वपूर्ण विधा है, अनुवाद की एक विलक्षण शाखा है, प्रासंगिक शाखा है। आज के युग में इसकी बहुत ज़रूरत है, लगातार बढ़ रही है। हालांकि इसकी एक सुदीर्घ परंपरा पूरे देश में, पूरे विश्व में रही है, लेकिन आज लगातार इसकी ज़रूरत बढ़ रही है और भाषांतरकर्ता बहुत महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं। तत्काल भाषांतरण करने वाले लोगों का सामाजिक महत्व लगातार बढ़ रहा है, स्वीकृति बढ़ रही है, रोजगार के अवसर भी उनमें खूब पैदा हो रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि तत्काल भाषांतरण एक महत्वपूर्ण विधा है, अनुवाद की एक शाखा है और वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता निरंतर बढ़ रही है। भाषाओं पर अधिकार रखने वाले विद्यार्थी इस क्षेत्र में रोज़गार के, रोजी रोटी के अवसर खूब प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में मान सम्मान के साथ, यश और कीर्ति के साथ पैसा, वेतन आदि भी बहुत अच्छा है, सम्मानजनक है। आज हम इस विषय को यहीं विराम देते हैं। अगले विषय पर अगली बार आपसे फिर भेंट होगी। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आज तत्काल भाषांतरण कर्ता के गुणों की बात हम पहले करेंगे और फिर थोड़ी सी चर्चा इस प्रकार के अनुवाद, इस प्रकार के अंतरण की तकनीक की भी करेंगे, क्योंकि यह एक अलग तरह की प्रविधि से जुड़ा हुआ कार्य है, एक अलग तरह की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ भी कार्य है। लेकिन तत्काल भाषांतरण कर्ता, जैसे अनुवादक के अपने कुछ गुण होते हैं, उसी तरह इस कार्य का निष्पादन करने वाले विशेषज्ञ के भी अपने कुछ गुण, अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं।
उसके बिना या उन गुणों के बिना वह अच्छा तत्काल भाषांतरकार नहीं बन पाता। ऐसे गुणों पर थोड़ी सी चर्चा पहले करते हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि जो अनुवाद कला की समझ तो होनी ही चाहिए, क्योंकि अनुवाद की अवधारणा क्या है, अनुवाद का उद्देश्य क्या है, वह जो अंतरण तत्काल या त्वरित गति से किया जा रहा है, मौखिक रूप में किया जा रहा है, उसकी अपेक्षा क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, ये तो उसे पता होना ही चाहिए। और जब यह पता होना चाहिए तो स्वाभाविक है कि अनुवाद क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इन सब चीज़ों को वो जानता है। क्योंकि तत्काल भाषांतरण अनुवाद की एक तरह से एडवांस पोजीशन है, स्थिति है, उससे आगे बढ़कर किया गया काम है। इसलिए जो अनुवादक इस क्षेत्र में अग्रसर होना चाहते हैं, भाषांतरण करने वाले तत्काल भाषांतरकर्ता बनना चाहते हैं, उनके लिए पहली बहुत जो महत्वपूर्ण गुण है, उपलब्धि होनी चाहिए, वह है द्विभाषिकता की जानकारी। दोनों भाषाओं का ज्ञान तो पहली शर्त है, पहली अनिवार्यता है। जिस भाषा में वह सुन रहा है और जिस भाषा में उसे अंतरण करना है, उन पर आधिकारिक प्रामाणिक ज्ञान उसके पास होना ही चाहिए। और इसको अगर हम इस रूप में देखें कि जैसे अगर कोई खिलाड़ी है, क्रिकेट खेलना चाहता है, तो क्रिकेट खेलने के लिए उसे क्रिकेट के केवल नियम आने चाहिए, इतना ही अपेक्षित नहीं है, उसे क्रिकेट खेलने का अभ्यास भी होना चाहिए। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तत्काल भाषांतरण में भी यही है, जितना अधिक अभ्यास होगा, जितनी अधिक प्रैक्टिस होगी, उतना वह आश्वस्त और विश्वस्त होगा और धारा प्रवाह गति से वह अपनी बात को अनुवाद के माध्यम से रख पाएगा। इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। हम कहते ही हैं, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो तत्काल भाषांतरकर्ता को भाषाओं को घोट कर एक तरह से पीना चाहिए। खूब सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, इन दोनों भाषाओं का, इन चारों कंपोनेंट्स के साथ उसका एक सुदीर्घ अनुभव होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस उसे होनी चाहिए। और न केवल नियमों का ज्ञान, प्रैक्टिस, बल्कि उपकरणों के उपयोग की प्रविधि भी होनी चाहिए। बैट पकड़ना नहीं आ रहा, स्ट्रोक लगाना नहीं आ रहा, या फील्डिंग या कैच करना नहीं आ रहा, तो ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें टेक्निक में हैं। कौन सी कैच को कैसे पकड़ना है, किस दिशा की बॉल को कैसे पुश करना है, किस दिशा में मोड़ना है, कहाँ खिलाड़ी खड़े हुए हैं, रक्षक खड़े हुए हैं, उनसे कैसे बचकर खेलना है। ऐसे तमाम तरह के उदाहरण हम इसके साथ दे सकते हैं। जैसे बॉक्सर का उदाहरण दे सकते हैं कि केवल बॉक्सर को भगवान ने 2 हाथ दिए, इसी से बॉक्सर थोड़ी बन जाएगा। बॉक्सर तो 2 हाथ तो सबके पास है, लेकिन बॉक्सर बनने के लिए उसे टेक्निक आनी चाहिए, उसे उस प्रविधि का, उसे उस विषय का ज्ञान होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसके नियमों का गहन गंभीर अध्ययन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ जाती हैं। इसलिए भाषांतरकार को भी एक अच्छे निपुण खिलाड़ी की तरह, दक्ष खिलाड़ी की तरह इस पूरी कला का, इसके पूरे विज्ञान का और इसके पूरी टेक्निक या तकनीक का ज्ञान होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। इस तरह मित्रों, भाषांतरकार के लिए जब हम गुणों की बात करते हैं तो पहला बहुत ही प्राथमिक और बड़ा महत्वपूर्ण गुण है श्रवण शक्ति। उसके दोनों कान बिल्कुल ठीक होने चाहिए। सुनने के लिए कान उस विषय पर, उस वक्ता पर बिल्कुल समर्पित होने चाहिए उसके लिए। क्योंकि यदि श्रवण शक्ति ठीक नहीं है और उसे चीज़ें ठीक से स्पष्ट
सुनाई नहीं दे रही हैं तो वह न्याय नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक सुनेगा ठीक नहीं, आत्मसात ठीक नहीं करेगा तो आगे उसका अंतरण कैसे करेगा। इसलिए श्रवण शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ स्मरण शक्ति भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेमोरी। क्यों? क्योंकि जो कुछ सुन रहा है, जितना सुन रहा है, उसे अपने मनोमस्तिष्क में परत दर परत जब तक बैठाएगा नहीं, जब तक उन्हें याद नहीं रख पाएगा क्रमशः तथ्यों के साथ, वह उनको, इसलिए जो स्मरण शक्ति है वह भी अभ्यास की चीज़ है। क्योंकि ये तो हम अनुभव कर ही सकते हैं कि इधर जब से उपकरणों का आगमन हमारी जीवन शैली में हुआ, कंप्यूटर का, मोबाइल का, आदि आदि, वरना एक ज़माना था लोगों को हज़ारों सैकड़ों नंबर तो याद होते ही थे, मोबाइल के, टेलीफोन के, घर के पते याद होते थे लोगों को, जन्म तिथियाँ याद होती थीं। लेकिन जब से ये सारी सुविधाएं आई, हम सुविधा भोगी हो गए, साधन जीवी हो गए, तो हमारी स्मरण शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर हो गई। जब हमने मनोमस्तिष्क पर, दिमाग पर जोर डालना कम कर दिया तो स्वाभाविक है उसी तरह का अभ्यास बन गया। इसलिए भाषांतरकर्ता की स्मरण शक्ति बहुत तरोताज़ा होनी चाहिए, बहुत बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि वह वक्ताओं के वक्तव्य को अपने मनोमस्तिष्क में बैठाता चलता है और दोनों भाषाओं में फिर उसका आधिकारिक ज्ञान इस तरह का होना चाहिए कि क्या कहा गया था, किस रूप में कहा गया था, किस क्रम से कहा गया था, उन सब को वह आंकड़ों के साथ, प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ उसी तरह, उसी क्रम में प्रस्तुत करता चले, तो वह एक प्रभावी आशु अनुवादक, तत्काल भाषांतरकर्ता बन जाता है। एक गुण और जो बहुत ज़रूरी है तत्काल भाषांतरकर्ता के लिए, वह है उसका सामान्य ज्ञान, जो कि विशिष्ट होना चाहिए। यानी उसकी जो अवेयरनेस है, उसकी समकालीन विषयों की जानकारी तो होनी ही चाहिए। वक्ता या विशेषज्ञ या प्रतिनिधि कहाँ से आ रहा है, किस विषय पर बात कर रहा है, करेगा, इसका उसको पूर्वानुमान लगाना चाहिए, शोध कर लेनी चाहिए, जानकारियाँ हासिल कर लेनी चाहिए। एक रिसर्चर का सा, एक अनुसंधित्सु का सा गुण उसके पास होना चाहिए। और जब कोई व्यक्ति बोलता है, वक्तव्य देता है, तो उसको तारतम्य बनाना यह भी आना चाहिए। उसे एवरग्रीन होना चाहिए, उसे हरफन मौला होना चाहिए। यह गुण है त्वरित भाषांतरण करने वाले व्यक्ति का। इसलिए ऐसा करने वाला व्यक्ति वह भाषा पर अनुशासनात्मक नियंत्रण रखता है। उसे पता होता है कि किस विषय का, किस प्रकार का वाक्य, शब्द, पदबंध, पद आदि ये कैसे बनेगा, कौन सा मुहावरा, कौन सी उक्ति, कौन सी लोकोक्ति लगेगी, उसका क्या अनुवाद होगा, उसका क्या अंतरण होगा, आदि आदि, ये सारी चीज़ें भी उसको ध्यान में रखनी होती हैं। और एक विशेषता होती है प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति से अभिप्राय है कि कोई भी स्थिति, कैसी भी स्थिति हो, तो हम अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने अध्ययन से, अपने ज्ञान से उस स्थिति का तात्कालिक समाधान, निदान कैसे कर सकते हैं। आपात संकट में निदान करने की कला, ये है प्रत्युत्पन्नमति। एकदम जैसे हम कहते हैं क्लिक करना, तो मनोमस्तिष्क में कोई विचार कैसे कौंध सकता है, इसकी कला हमारे पास होनी चाहिए। उस विषय के संबंध में कोई किसी बात को एक्सप्लेन करना है, किसी बात को दोहराना है, किसी बात को और सहज संप्रेषणीय बनाना है, तो इसके लिए ये जो दिमाग है, ये जो प्रतिभा है, इसका रचनात्मक उपयोग कैसे किया जाए, यह जानकारी भी होनी चाहिए। यह भी गुण है जो तत्काल भाषांतरकर्ता के लिए आवश्यक है। इन सब के साथ साथ एक और गुण है कि वक्तृत्व कला,
यह भी आशु अनुवादक की बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसका जो वाणी पर नियंत्रण है वह हो, आरोह अवरोह आदि की जानकारी हो, शब्दों के अनुतान और बलाघात की जो व्यवस्था है उसकी जानकारी हो, व्याकरणिक व्यवस्था की समझ हो ताकि वाक्य विन्यास व्याकरण के अनुकूल बने, ये सारी जानकारियां चाहिए। और प्रभावात्मकता का गुण उस अभिव्यक्ति कौशल में होना चाहिए। जब हम ये एक तरह से यह भी दूसरे के गर्भ को धारण का काम ही है, जैसे अनुवादक करता है, यानी विचार वक्ता का और उसको आत्मसात हम करते हैं और फिर उसे हम श्रोता को ध्यान में रखकर, श्रोता समूह को ध्यान में रखकर पुनर्व्यक्त करते हैं। तो ये जो पुनर्अभिव्यक्ति है यह बड़ी कलात्मक हो, प्रभावी हो, बोधगम्य हो, सहज हो, संप्रेषणीय हो, ये सारे गुण उसके साथ जुड़ जाते हैं। और तत्काल भाषांतरणकर्ता को एकाग्र चित्त भी होना चाहिए, कंसंट्रेशन, क्योंकि जब तक विषय पर वो पूरी तरह से दिलो दिमाग से कंसंट्रेट नहीं करेगा तो वह ठीक से ग्रहण नहीं करेगा, और ग्रहण ठीक नहीं करेगा तो व्यक्त ठीक नहीं करेगा, अनुवाद ठीक नहीं कर पाएगा। तो यह जिसको हम कहते हैं स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। कैसी भी स्थिति हो, आंधी तूफान है, लेकिन वो साधनारत है, उसका अर्जुन की तरह मछली की आंख पर आंख उसकी रहनी चाहिए। मध्यकाल के एक कवि बिहारी, उन्होंने एक बड़ा सुंदर दोहा लिखा, तंत्रिनाद कवित्त रस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सबन। तो जैसे जो विषय में डूब जाता है सर से पांव तक, वही पार लगता है, वही तरता है, अन बूढ़े बूढ़े। और जो नहीं डूब सकता, नहीं डूब पाता, वो डूब जाता है। तो तत्काल भाषांतरण में भाषांतरकार को या आशु अनुवादक को एकाग्र चित्त होकर, स्थित प्रज्ञ होकर वक्ता के वक्तव्य में, मंतव्य में, अभिप्राय में पूरी तरह से डूब जाना चाहिए। तभी वह फिर उसके साथ न्याय कर पाएगा और उसकी अभिव्यक्ति ठीक से कर पाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि कोश आदि देखने की गुंजाइश या समय या अवसर तत्काल भाषांतरण करने वाले व्यक्ति के पास नहीं होती। जहाँ तक प्रश्न है प्रविधि और प्रक्रिया का या तत्काल भाषांतरण की तकनीक का, तो यह जैसा मैंने पहले संकेत किया भी है कि अनुवाद से थोड़ी भिन्न है। लेकिन इस प्रक्रिया में इंटरप्रिटेशन जो है मनोमस्तिष्क को, इंटरप्रेटर को किस तरह से एक ही बिंदु पर, विषय पर एकाग्रचित होकर केंद्रित करना होता है। और इस प्रक्रिया में उसे सबसे पहले वक्तृत्व को सुनना चाहिए, वक्ता के वक्तव्य को सुनना और ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि यह जो ग्राह्यता है यह अगर ठीक होगी, श्रवणीयता अगर ठीक होगी, तो फिर आगे का काम भी उसी से जुड़ा होगा। फिर जब हम ये भी, जैसे रचना प्रक्रिया होती है, कविता की रचना प्रक्रिया, साहित्य की रचना प्रक्रिया, ये उसी तरह की प्रक्रिया है। तो हमने पहले उसे आत्मसात किया, मनोमस्तिष्क में अपने उसको उतारा, और फिर हम अपने अंदर की विवेचना शक्ति से हम अपने भीतर उसे जब उतारते हैं तो अंदर ही अंदर उसका वह उल्था या वह अंतरण, एक भाषा से दूसरी भाषा में उसे ले जाने का जो कार्य है वह हम करते हैं। और तीसरा चरण उसको अभिव्यक्ति प्रदान करने का होता है। तो जो दूसरा चरण है वह एक तरह से जो रॉ मटेरियल होता है, जो हमने आत्मसात किया है,
जो कच्चा माल जिसे हमने पचाया है उसको रिप्रोड्यूस करने का होता है, उसको फिर से प्रस्तुत करने का, लक्ष्य भाषा में अंतरित करके श्रोताओं तक पहुंचाने का होता है। इस प्रक्रिया में ये जो 3 स्टेप्स हैं या चरण हैं, जो पहला स्टेप है वो है वक्ता के भाषण को समझना। इस वक्ता के भाषण को समझने के लिए प्रोसेस में या प्रक्रिया में या प्रविधि में क्या क्या ज़रूरी है। पहली चीज़ जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी वह है सुनना। ठीक से सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, और ठीक से सुनने के लिए ठीक से उपस्थित रहना मनोमस्तिष्क से। यह नहीं कि शरीर यहाँ है और दिमाग कहीं और है, कान कहीं और है, दृष्टि कहीं और है, नहीं। ठीक से सुनने के लिए वक्ता को विधिवत हमें बिल्कुल ऐसी जगह से देखना चाहिए ताकि हम जब सुन रहे हों तो उसकी जो लिपिंग है, होंठ कैसे हिल रहे हैं, उसकी जो मुख मुद्रा है, उसकी जो आंगिक चेष्टाएं हैं, उसके जो हाव भाव हैं, उनको भी हम देखते रहें, नोट करते रहें, तो हम बेहतर ढंग से अपनी उसके वक्तव्य को सुन पाएंगे। तो जो सुनना है वह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुनने के लिए जो भाषांतरकार को जो मशीन चाहिए, जो उपकरण चाहिए, वो तो उसके पास होंगे ही, उसके बिना तो बात बनेगी नहीं। लेकिन उसे एक ऐसे स्थान पर बैठना चाहिए जहाँ से वक्ता उसे स्पष्ट दिखाई दे और वह उसको पूरा रीड करता रहे। एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उसको इस स्थिति का लाभ मिलता है। हेडफोन होना चाहिए, ये तो होगा ही, उसके बिना तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि उससे सारी चीज़ें निर्बाध रूप में बिना किसी अवरोध के वो इंटरप्रेटर तक पहुंचनी चाहिए। दूसरी बात वक्ता के भाषण को समझने की वह है कि वक्ता जिस विषय पर बात कर रहा है उस विषय या उस कथ्य की प्राथमिक जानकारी उसके पास जरूर होनी चाहिए। अगर वो उस विषय का व्यक्ति नहीं है, इंटरप्रेटर, तो उसे इसमें थोड़ा श्रम करके पहले से थोड़ी अपनी आधारशिला मजबूत कर लेनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पर्यावरण और प्रदूषण पर बात कर रहा है तो पर्यावरण और प्रदूषण की जो प्राथमिक जानकारियां हैं उनका अध्ययन करके उनकी जो प्राथमिक जो तथ्यात्मक उपलब्धियां हैं उनको जान लेना चाहिए। ऐसे ही कोई अगर लीगल मैटर्स पर, वैधानिक विषयों पर बात कर रहा है तो उस पर भी पहले हमें कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए, कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ संहिताएं, ये सारी चीज़ें अगर वो पहले जान लेता है तो बेहतर ढंग से वह वक्तव्य को ग्रहण भी कर पाएगा, सुन भी पाएगा और उसका अंतरण भी ठीक से कर पाएगा। क्योंकि वक्ता जब बोलता है तो किस तरह के मुहावरे, किस तरह की उक्तियाँ, लोकोक्तियाँ, सूक्तियाँ, इनका प्रयोग कर लेता है, कभी कभी उदाहरण आदि का प्रयोग कर लेता है, कभी कभी वह कुछ टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें जब वो इंटरप्रेटर इनको आत्मसात करेगा, समझेगा, तो इतना समय नहीं होता कि वो उस समय कुछ परिश्रम करे, श्रम करे। तो ये थोड़ा सा पहले ही इस दिशा में कुछ काम कर लेना चाहिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और फिर इसके बाद है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान माने जो कॉमन सेंस की जो चीज़ें हैं उनको ज़रूर अर्जित कर लेना चाहिए इंटरप्रेटर को, क्योंकि उसके बिना वह जो एजेंडा है उस एजेंडा को ही अगर नहीं जान पाएगा, उस एजेंडा की में दिए गए या उठाए जाने वाले मुद्दों और विषयों को ही नहीं जान पाएगा, तो फिर उस पर कैसे वो इंटरप्रिटेशन कर पाएगा, वो कैसे उसकी जानकारी ठीक से दे पाएगा। तो कहीं कुछ प्रश्न होते हैं, कहीं कुछ जिज्ञासाएं होती हैं, कहीं कुछ विशेषाधिकारों की बात होती है, अधिकारों की बात होती है। उन सब के बारे में भी उसे पहले से थोड़ा अभ्यास, थोड़ा सा परिश्रम, या जिसको हम कहते हैं गृह कार्य, वो कर लेना चाहिए, होमवर्क कर लेना चाहिए। क्योंकि भाषांतरकार अगर इस तरह से अनुमान लगाने में लगा रहेगा बिना पूर्व जानकारी अर्जित किए, तो उसको कठिनाई होगी और विषय के साथ न्याय भी नहीं कर पाएगा।
भाषा का ज्ञान विधिवत होना चाहिए, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का व्याकरणिक व्यवस्था आनी चाहिए, प्रयोग धर्मिता आनी चाहिए, संदर्भ सापेक्षता आनी चाहिए, शब्दों का चयन कैसे करना है, कहाँ से करना है, ये सारी जानकारियाँ भी उसे होनी चाहिए, तभी वो उसके साथ न्याय कर सकता है। और उच्चारण विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए इंटरप्रेटर को, क्योंकि श्रोता समुदाय में जहाँ बहुत विद्वान लोग होते हैं, अनुभवी लोग होते हैं, विचारक चिंतक होते हैं, राजनेता होते हैं, उनके समक्ष हमें अपनी बात कहनी है, तो हमारा उच्चारण वो चाहे ऐतिहासिक स्थलों के नामों का हो, शहरों के नामों का हो, देशों के नामों का हो, वहाँ की भाषाओं के संदर्भ में हो, और कभी कभी वहाँ की संज्ञाएं बड़ी क्लिष्ट और कठिन हो जाती हैं क्योंकि उसका अभ्यास हमें नहीं होता, तो वो कैसे कौन सी ध्वनि से उनका उच्चारण होगा, मुख मुद्रा कैसी होगी, ये सारी चीज़ें भी उसके साथ जुड़ी हुई हैं। इसलिए भाषांतरकार को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई बार देश विदेश और क्षेत्र आदि का जो नामों पर, स्थानों पर प्रभाव होता है, उनके उच्चारण में कठिनाई होती है, और अगर उच्चारण गलत होगा तो आगे उसकी रिकॉर्डिंग भी गलत होगी, वह नहीं होना चाहिए। और नाम आदि के संदर्भ में विशेष रूप से, चाहे व्यक्ति का नाम हो, स्थानों का नाम हो, पर्वों उत्सवों का नाम हो, त्योहारों का नाम हो, घटनाक्रमों का नाम हो, उनमें भी विशेष रूप से उच्चारण मानक और शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि अगर मानक नहीं होगा उच्चारण तो फिर न्याय नहीं हो पाएगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो इंटरप्रेटर होता है वो भाषण को जब ठीक से ग्रहण नहीं कर पाता, जब नामों को ठीक से ग्रहण नहीं कर पाता, जब वक्ता के उच्चारण को और उसकी लिपिंग को नहीं समझ पाता, तो फिर वह उसका अंतरण भी गलत करता है। और जब अंतरण गलत होता है, तत्काल भाषांतरण में त्रुटियां आ जाती हैं, वह दोष युक्त हो जाता है, तो वह प्रभावहीन हो जाता है, वह अपने उद्देश्य से ही विचलित हो जाता है, उद्देश्य विहीन हो जाता है। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भाषण है, जो वक्तव्य है, वह भली भांति सुना जाए, पारदर्शी हो, फिर उसका अनुवाद या तत्काल भाषांतरण वह भी विधिवत पारदर्शी हो और श्रोताओं के लिए सहजग्राही हो। इन सब बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा बिंदु जिसकी चर्चा हमने की थी कि सेकंड जो स्टेप है प्रक्रिया का, वो ये कि अपने भीतर ले जाकर उसको आत्मसात करना, समझना, उसका विश्लेषण करना, चिंतन करना, मनन करना आदि, तो मनी मन उसका एक तरह से अनुवाद कर लेना। तो मनी मन अनुवाद की ये प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से चलती है, और तीव्र गति से इसलिए चलती है, जैसे हम सामान्यतः कहते हैं कि साहब बेरोक टोक पैसा कौन खर्च करता है जिसकी जेब में पैसा होगा, वो सोचता नहीं, क्योंकि जब सारी जेबें भरी हुई हैं पैसे से तो निडर होकर, बेधड़क होकर पैसा खर्च करता है, और अगर जेब खाली है तो कैसे खर्च करेगा, 10 बार सोचेगा। तो तत्काल भाषांतरण करने वाले व्यक्ति का, विशेषज्ञ का शब्द भंडार इतना समृद्ध होना चाहिए कि उसे शब्द निकालने, सोचने, चुनने आदि में समय ही ना लगे। इतने विकल्प हों उसके पास कि वहाँ पर वो सटीक और सार्थक विकल्प अपने आप आ जाए। जैसे मध्यकाल के हिंदी के कवि कबीर के बारे में यह कहा गया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि वो वाणी के डिक्टेटर थे, तो शब्द अपने आप उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे। तो तत्काल भाषांतरणकर्ता को इसी तरह से वाणी का डिक्टेटर होना चाहिए। स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा का ज्ञान हो और शब्द संपदा की समृद्धि हो, इतने शब्द हों उसके पास, उसके स्मृति कोश में, कि जहाँ जैसे शब्द की ज़रूरत हो, शब्द अपने आप आकर आगे खड़ा हो जाए। तो मन में उल्था करने की इस प्रक्रिया में ये शब्द संपदा उसे बहुत विश्वस्त बना देती है, कॉन्फिडेंट बना देती है, इसलिए उसे कोई कठिनाई नहीं होती। और यथासंभव, जैसे अनुवाद में हम कहते हैं कि साहब कैसा अनुवाद हो,
जो श्रेष्ठ अनुवाद हो तो हम कहते हैं कंसेप्चुअल ट्रांसलेशन इज द बेस्ट ट्रांसलेशन, यानी भावानुवाद ही श्रेष्ठ अनुवाद होता है। कभी कभी ज़रूरत होती है शब्दशः अनुवाद की या शाब्दिक अनुवाद की, शब्द प्रतिशब्द अनुवाद आदि की, लेकिन सामान्यतः इंटरप्रिटेशन में शब्दशः या शाब्दिक अनुवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि शब्द के स्थान पर शब्द रखने से जो अनुवाद होता है वो निर्जीव अनुवाद होता है। वो लक्ष्य भाषा की व्याकरणिक व्यवस्था की उपेक्षा करता है और इसलिए उसमें बोधगम्यता आ ही नहीं पाती है। इसलिए मित्रों, शब्दशः अनुवाद से तत्काल भाषांतर करने वाले को बचना चाहिए और यथासंभव वह शब्दों के अर्थ को, यानी अर्थ केंद्रित अनुवाद हो, भाव केंद्रित अनुवाद हो, तो वह संप्रेषणीय होगा और श्रोताओं के लिए बोधगम्य भी हो जाएगा। और जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, तकनीकी शब्दावली है वक्ता के वक्तव्य में जिसका प्रयोग हुआ है, उसके लिए समतुल्य मानक पारिभाषिक शब्द ही चुनने चाहिए। उनका सरलीकरण करने के लिए उनके मानक शब्दों के उस रूप को छोड़ना नहीं चाहिए। कई बार सरलीकरण के आग्रह में वक्ता जो है या इंटरप्रेटर जो है वो इस तरह का करता है। कभी कभी उसे लगता है कि जो श्रोता हैं लेकिन टेक्निकल टर्म्स को हमें उसी रूप में रखना चाहिए। और जो इडियोमेटिक यूज़ हैं, मुहावरेदार प्रयोग हैं, इस तरह की वक्तृत्व कला के साथ वो आते हैं अनुभव से, अभ्यास से और लोक से, क्योंकि लोक जीवन भी तो रहता ही है, शामिल होता है। इसलिए वक्ता की वक्तृत्व कला में इस तरह के मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सूक्तियाँ, उद्धरण आदि जब आते हैं तो आशु अनुवादक को, तत्काल भाषांतरण करने वाले विशेषज्ञ को इन सब का भी विधिवत अपने अंतरण में उसी तरह से, उसी खूबी के साथ प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये सब भाषा के आभूषण हैं और इनसे जो वक्तव्य है वो बहुत प्रभावी बन जाता है, मर्मस्पर्शी बन जाता है। और अगर अंतरण में ये सब चीज़ें नहीं आएंगी तो फिर न्याय नहीं हो पाएगा। इसलिए इनका भी ध्यान हमें रखना चाहिए और जो वक्तव्य है उसको एक ब्रिज की तरह, एक सेतु की तरह काम करने वाले इंटरप्रेटर को स्पष्टता से, पारदर्शिता से, बोधगम्यता से जोड़ना चाहिए। और यदि कहीं कुछ उद्धरण वक्ता ने दिए हैं तो उन उद्धरणों को भी यथावत यथासंभव संप्रेषित करने का यत्न करना चाहिए। और एक बात और ज़रूरी है, वह यह कि यदि वक्ता से कभी कभी जाने अनजाने में कोई त्रुटि हो गई है, कोई गलती हो गई है, कोई तथ्य छूट गया है, वाक्य रचना में कहीं गड़बड़ हो गई है, असंसदीय शब्द कहीं गलती से प्रयोग हो गया है, तो इंटरप्रेटर को इन सब का निष्पादन करना चाहिए, एडिटिंग करनी चाहिए, यथासंभव उनको उस वक्तव्य से निकाल देना चाहिए। ऐसे कुछ बातों का ध्यान रखते हुए इस तकनीक को इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे लगता है कि तत्काल भाषांतरण में ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जिस पर आज हमने विस्तार से चर्चा की। अगली बार नए विषय के साथ आपके सामने होंगे। आज के लिए यहीं, नमस्कार। और इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर पीसी टंडन का। मित्रों, हम यही चाहते हैं कि अगर आपके कोई भी सुझाव हो, किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया हो इस लेक्चर के संबंधित, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी के माध्यम से। हमारी ईमेल आईडी है info.cc@nic.in। आपसे फिर मुलाकात होगी और इस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर पीसी टंडन का। टंडन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार।